और चलिए बुलेटिन में खबरें अब कुछ विस्तार से। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान पहुंचा है मिस्र के कार्गो प्लेन। भारत के स्ट्राइक से परमाणु ठिकानों के नुकसान की खबर की ये बात कही जा रही है कि खबर लेने के लिए पहुंचाया गया है। और इसी के साथ मिस्र के कार्गो प्लेन में बोरोन केमिकल की आशंका जताई जा रही है। न्यूक्लियर लीकेज को रोकने में बोरोन का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि इंडिया न्यूज इस खबर की अभी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह खबर काफी तेजी के साथ वायरल हो रही है। तो भारत के स्ट्राइक से परमाणु बम को लेकर यहां पर जायजा लेने के लिए पहुंचा ये बताया जा रहा है, लेकिन फिलहाल इस खबर की कोई पुष्टि नहीं है। आधिकारिक तौर पर इस खबर को बिल्कुल भी यहां पर बताया नहीं जा रहा है। सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी के साथ इन दिनों देखी जा रही है और उसी को लेकर जो है अब ये अटकलें तेज हो गई हैं। फिलहाल अगर इसमें कुछ बयान सामने आता है तो देखना होगा कितनी सच्चाई इस खबर में है। पाकिस्तान में न्यूक्लियर लीकेज को लेकर यहाँ पर जो है ये बातें कही जा रही हैं। ठिकानों को नुकसान जो पहुंचा है उसको लेकर कार्गो प्लेन में बोरोन के जरिए पहुंचे हैं ये, लेकिन फिलहाल क्या कुछ इसमें आधिकारिक तौर पर दोनों तरफ से बयान आता है ये देखने वाली बात होगी। तो पाकिस्तान मिस्र का कार्गो प्लेन पहुंचा है, ये खबरें आ रही हैं। भारत के स्ट्राइक से परमाणु ठिकानों को नुकसान पहुंचने की खबरें मिली, उसके बाद ये कदम उठाया गया। और ऐसे में अब तक इस खबर को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। फिलहाल ये खबर सोशल मीडिया पर तेजी के साथ फैल रही है, वायरल हो रही है, लेकिन इंडिया न्यूज़ पे इस खबर को लेकर कोई पुष्टि नहीं करता है। और चलिए अब इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड कर्नल मयंक चौबे जी हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट। सर बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद पिंकी जी। सर जी, जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि न्यूक्लियर लीकेज का आखिरकार ये सच क्या है, क्योंकि अभी इस खबर की पुष्टि नहीं की जा रही है। इंडिया न्यूज़ इस खबर की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन खबरें जब इस तरह की स्थिति दो देशों के बीच में बनती है तो बहुत सी खबरें निकलकर सामने आती हैं। हर खबर की सच्चाई नहीं होती है। इस खबर पर आप क्या कहेंगे? देखिए पिंकी जी, थोड़ा सा अतीत में जाएंगे हम। 28 मई सन 1998 को पाकिस्तान ने अपने बलूचिस्तान के चगी डिस्ट्रिक्ट में अपना अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था। ये तब हुआ था जब भारत ने अपने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किए थे पोखरन में। उसके जवाब में पाकिस्तान ने 2 हफ्ते के अंदर ये कार्रवाई की। ये कार्रवाई जो थी उन्होंने चगई डिस्ट्रिक्ट के अंदर रस्को हिल्स में की थी। लोग अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं कि चगई में एक फैसिलिटी जो है जहां पर टेस्ट होते हैं और वहीं पर कैसे स्टोरेज होती है। तो चगई डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान रस्को हिल्स में उन्होंने ये टेस्ट किए थे। और उनका कहना है और हमारा मानना है, ऐसे सोर्सेज बताते हैं कि चगी हिल्स जो कि चगी डिस्ट्रिक्ट में ही हैं, पर ये रस्को हिल से अलहदा हैं, यहां पर इन्होंने अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स स्टोर करके रखे हैं। यानी परमाणु अस्त्र के ऊपर जो चीज फटती है और जिससे विकिरण फैलता है, वो चीज इन्होंने बलूचिस्तान के चगी हिल्स में, चगी डिस्ट्रिक्ट में स्टोर करके रखे हैं। अब हम देखते हैं दूसरी वाली साइट। दूसरी साइट जो है वो सरगोदा एयरपोर्ट बेस से, एयर बेस से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर है। उसका नाम है किरना हिल्स। किरना हिल्स में भी पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर एसेट्स, वॉरहेड्स स्टोर करके रखे हैं। जब हमने जवाबी कार्रवाई की थी तो हमने इनके 2 एयर बेसिस को निशाना बनाया था। एक था सरगोदा एयरबेस जहां की F-16 रखे जाते हैं। आप कनेक्ट करते जाइए कि F-16 रखे हैं सरगोदा में। जब कोई एयरबेस होता है उसके साथ में एसोसिएटेड होते हैं रडार सिस्टम, जो कि अंदर आने वाले किसी भी प्रक्षेपास्त्र को या हवाई जहाज को डिटेक्ट करते हैं।
पहले भारतीय वायुसेना या किसी भी सेना की मदद से उनके इस एयरपोर्ट को नाकाम किया गया, उनके रडार सिस्टम को, डिटेक्शन प्रणाली को ध्वस्त किया गया। अगला एयरपोर्ट है जैकबाबाद एयरपोर्ट का नाम आया था। जैकबाबाद एयरपोर्ट को भी डिस्ट्रॉय किया गया इस अटैक में। इन दोनों एयरपोर्ट्स के पास में, सरगोदा के पास में है आपका किरना हिल्स और जैकबाबाद एयरपोर्ट के पास में है चगी हिल्स। ये एक महज इत्तेफाक हो सकता है या एक सोची समझी रणनीति हो सकती है। जो भी है, फिलहाल ये सूत्र जो हैं ये अपुष्ट हमको खबर दे रहे हैं। खबर में ये भी आया था कि बलूचिस्तान में क्वेटा में 4 रिक्टर स्केल पर भूकंप नापा गया था और इसका केंद्र जो था वो थोड़ा उससे अलग हटके था, जहां पर इसकी भूकंप की तीव्रता 5.1 रिक्टर स्केल पर नापी जाती है। देखिए, भूकंप एक होता है धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स, पट्टियों के हिल के आपस में टकराने से, और एक भूकंप होता है धरती के नीचे कोई विस्फोट होने से, जिससे कि विकिरण फैलने की आशंका रहती है। दोनों भूकंप को नापने का यंत्र जो है वो एक है, परंतु अलग अलग सिग्नेचर दोनों से निकलते हैं। तो हम ये निकाल सकते हैं कि ये भूकंप जो है ये किसी एटॉमिक ब्लास्ट की वजह से हुआ है या ये भूकंप 2 टेक्टोनिक प्लेट्स के शिफ्ट होने की वजह से नेचुरल कॉजेस से हुआ है। फिलहाल ये आइडेंटिफिकेशन हो नहीं पाया है या बाहर नहीं निकला है, इसका मुझे ज्ञान नहीं है। बिल्कुल, अभी ये सच अभी सामने नहीं आ पाया, लेकिन फिलहाल यहीं पर इसी चीज को लेकर महत्वपूर्ण कुछ जानकारियां हैं, उस पर भी सर हम जानना चाहेंगे आपसे तथ्य पूरे और चर्चा करना चाहेंगे। अगर मिसाइल गिरी तो क्या होगा, ये बड़ा सवाल है सभी के मन में, जिस तरीके से बार बार चर्चाएं हो रही थी। न्यूक्लियर सेंटर में मिसाइल गिरने पर क्या हो सकता है? परमाणु हथियारों के स्टोर पर मिसाइल गिरने के बाद भी बम नहीं फटेंगे, फिजिकल डैमेज होगा लेकिन परमाणु विस्फोट नहीं होगा। परमाणु हथियारों पर हमला रेडियोधर्मी, और इसी के साथ साथ यहां पर अगर बात की जाए, दुनिया में ऐसी स्थिति आज तक कभी नहीं आई है। भारत और पाकिस्तान के बीच में परमाणु ताकत जो है उसको लेकर अगर बात की जाए, तो भारत 180 और पाकिस्तान 170। तो जिस तरीके से परमाणु ताकत की हम बात कर रहे हैं, उसमें परमाणु ताकत में भारत 180 से और पाकिस्तान 170। इससे पहले भी बताया कि अगर इस तरीके से कुछ होता है तो कोई बड़ा ब्लास्ट नहीं होगा लेकिन नुकसान जरूर होगा। इसको जरा विस्तार से बताइएगा। जी देखिए, ब्लास्ट जो है वो या तो कन्वेंशनल एक्सप्लोसिव, यानी कि जो आम भाषा में रोजमर्रा का जो मिलिट्री एक्सप्लोसिव होता है, उसके अगर क्वांटिटी बहुत अधिक हो तो भी ये हमको सीस्मिक वेव यानी ऐसी तरंगें मिलती हैं जो इंगित करती हैं कि यहां भूकंप आया है। तो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि ये भूकंप जो है, जो तीव्रता इसकी नापी गई है, वो किसी रेडियो एक्टिव मटेरियल के फटने से हुई है। देखिए, वॉरहेड का फटना जो होता है वो एक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती है और तब जाकर एक न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है। आप उसमें न्यूक्लियर ब्लास्ट के लिए इनिशिएशन करते हैं, वो इनिशिएशन यानी शुरुआत करते हैं, उस शुरुआत को थोड़ा सा बढ़ाया जाता है और उस बढ़ाए गए एक्सप्लोजन को फिर आपके मेन न्यूक्लियर जो स्टोरेज है उसके वॉरहेड के अंदर, उसमें धमाका किया जाता है और तब जाके ये एटम बम काम अपना करता है। जो आपको ध्यान होगा, हिरोशिमा और नागासाकी के जो मशरूम नुमा जो बादल छाए थे वो इस तरीके से पैदा किए गए थे। अगर हम किसी धमाके से किसी भी रेडियो एक्टिव यानी वॉरहेड को, न्यूक्लियर वॉरहेड को अगर हम फोड़ देंगे तो उससे ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर ब्लास्ट होगा, वो प्रोजेक्टाइल जो है वो फटेगा, विकिरण जो है वो अवश्य फैल सकता है। तो ये बात हर एक कोई जान ले, ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर साइट पर अगर हम मिसाइल से हमला कर देंगे तो न्यूक्लियर ब्लास्ट हो जाएगा, ऐसा कदापि नहीं होगा। केवल वो चीज जो है, वो शेल जिसको होल्ड करके रखी है वो खुल जाए, उससे विकिरण जो है वो वायुमंडल में फैलने की आशंका है। अब हम कड़ियों को जोड़ने का प्रयास करते हैं
क्योंकि ऐसी खबर भी निकली थी कि एक अमेरिकी USB 350 AMS विमान ये उड़ान भरता है अमेरिका से। इस विमान की विशेषता ये है कि जब भी न्यूक्लियर या रेडियो एक्टिव मसला खड़ा होता है तब ये विमान जाता है उस ओर। इस विमान में विकिरण की टोह लेने की क्षमता होती है। ये विमान जो है ये चगई हिल्स के ऊपर घूमता हुआ, सरगोदा के ऊपर घूमता हुआ अल्टीमेटली रावलपिंडी में लैंड करता है। कड़ी नंबर 2, इजिप्ट यानी मिस्र से एक IL-76 इल्यूशन 76, आपको विदित है कि मिस्र की जो वायुसेना है उसके पास में जितने भी जहाज हैं वो रूस द्वारा दिए गए हैं। तो रूस का एक विमान जो कि भारतीय सेना भी इस्तेमाल करती है, उसको हम गजराज बोलते हैं। आपने देखा होगा कि 4 पंख वाला बहुत बड़ा भारतीय सेना का एक विमान है जिसमें कि माल ले जाया जाता है। ठीक है, वो IL-7 जी। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसी पर चर्चा हम आगे जारी रखेंगे। बस कुछ लम्हों के लिए रुक रहे हैं, उसके बाद वापस आते हैं और बड़े अपडेट के साथ चर्चा हम लगातार इसी विषय पर जारी रखेंगे। बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं असली मसाले सच सच MDH। तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकाने पर हमले की खबर सामने आई। भारत के DGO एयर मार्शल AK भारती ने इस पर अब बयान दिया। जब ये लगातार कयास लगाए जा रहे थे उसकी सच्चाई यहां पर साफ हो चुकी है। वहां कुछ न्यूक्लियर स्टोरेज, ये बताने के लिए धन्यवाद, हमने किराना हिल्स पर हमला नहीं किया, ये एयर मार्शल ने कहा है। हमें इसके बारे में नहीं पता था, ये AK भारती ने कहा है। पहले बहुत से अलग अलग कयास लगाए जा रहे थे, जैसे कि सर मैंने पहले भी बताया कि जब इस तरह की परिस्थिति होती है, इस तरह के हालात जब होते हैं दो देशों के बीच में, तो दोनों ही तरफ से बहुत अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आती हैं, बहुत सारे कयास लगाए जाते हैं और माहौल जो है खबरों का बहुत गर्म होने लगता है। लेकिन बहुत सी खबरें ऐसी होती हैं जो केवल गुमराह करने के लिए होती हैं। ऐसे में एयर मार्शल AK भारती ने जिस तरीके से स्पष्टता इसमें दिखाई है उस पर हम समझना चाहेंगे, लेकिन फिलहाल सुन लेते हैं उन्हें। House is some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we've not hit Kirana Hills, whatever is there. Okay. I did not brief in my briefing yesterday. Thank you. तो बिल्कुल यहाँ पर AK भारती जी ने क्लियर किया, इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए पिंकी जी, एक डिप्लोमेसी में जार्गन है, उसको कहते हैं प्लॉसिबल डिनाइबिलिटी। बस मैं इसके आगे और कुछ नहीं कहना चाहूँगा। इस समय भारतीय सेना का मनोबल जो है वो उच्चतम है और हम जो हैं ये कटिबद्ध हैं इस आतंकवाद को इस जड़ से समूल नाश करने के लिए। ऐसा रिजॉल्व हमको कल प्रधानमंत्री के भाषण में भी देखने को मिला था। एक प्रश्न मुझसे पूछा गया था कि प्रधानमंत्री के भाषण को आप कितने अंक देंगे 10 में से, और मैंने उनको उत्तर दिया मैं उनको 10.5 यानी 10.5 मार्क्स दूंगा। 10 नंबर उनके कंटेंट के और 0.5 मार्क्स उनकी डिलीवरी के। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने ये भाषण जो है वो दिया था, गौरतलब बात यह है कि उनकी बात में एक पुख्ता सख्ती थी और एक इरादा था दुनिया को दिखाने का कि आप भारत को कम ना आंकें। ये संदेश मुझे प्रधानमंत्री के टोन में दिखाई दिया। उन्होंने एक पॉइंट पर आके दुनिया को भी संबोधित किया, पर एक लाइन में संबोधन करके वो पीछे हट गए। उन्होंने ये भी कहा कि इस समय भारत का मेक इन इंडिया का बनाया हुआ अस्त्र शस्त्र प्रणाली जो है उसने बहुत कारगर काम किया है और हम इस प्रणाली को लेकर दुनिया के सामने इस समय आ चुके हैं। मेक इन इंडिया की कार्य कुशलता को एक तरीके से एक लाइन में उन्होंने पूरी दुनिया के सामने रख दिया। इस पूरे एंगेजमेंट में पिंकी जी हमने ये देखा कि बड़े बड़े देश जो थे, चाहे वो अमेरिकी हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो तुर्की हो, इन सबको अपने अपने इक्विपमेंट पर बड़ा घमंड था। F-16 कहते थे अजेय है। पाकिस्तान ने इसी F-16 को डर के मारे अपने एयर बेसिस से पीछे शिफ्ट किया और ग्वादर में जाकर तैनात किया। बहाना क्या था कि हम अपने नेवल मकरान कोस्ट जो कि उनका नेवी का पूरी लाइन है उसकी सुरक्षा के लिए इसको तैनात कर रहे हैं। सरगोदा में जाकर भारतीय वायुसेना या नौसेना या कोई भी सेना हमारे प्रक्षेपास्त्र या ड्रोन ने जाकर
उस एयरफील्ड का बिल्कुल सफाया किया। आप एक बात और नोट कीजिए, एयरफील्ड का सफाया बड़ी क्लिनिकल तरीके से किया गया। क्लिनिकल तरीके से ऐसा है कि एयरफील्ड की लंबाई जो होती है बहुत लंबी होती है रनवे की, परंतु रनवे का कोई ऐसे स्पॉट्स होते हैं जो कि बहुत क्रिटिकल होते हैं। अगर वो स्पॉट एंगेज कर दिए जाएं, वहां पर क्रेटर बन जाए, तो हवाई जहाज ना तो उड़ सकता है और ना ही वहां से उड़ान भर सकता है और ना ही वहां पर लैंड कर सकता है। भारतीय प्रक्षेपास्त्रों ने उन सारे पॉइंट्स को एंगेज किया। भारतीय दर्शक इस बात को जान लें कि भारत की सशस्त्र सेनाओं में वो शक्ति है कि हम जिस बिंदु पर उंगली रखेंगे हम वहां पर जाके उसको ध्वस्त कर सकते हैं। हमारी मिसाइल्स, उनकी सर्कुलर एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी कि एक बिंदु पे अगर वो मार करती है उससे केवल वो 1 मीटर अधिकतर दूर जा सकती है। यानी अगर मैं दुश्मन की किसी ठिकाने की खिड़की का अगर मैं एम लूं तो मैं अपनी मिसाइल को उसकी खिड़की के अंदर प्रवेश करा सकता हूं। आपने इस बात का नमूना देखा होगा, बहावलपुर की जो इनका गढ़ था मरकज सुभान अल्लाह का, उसके पूरे के पूरी तथाकथित मस्जिद का केंद्रीय गुंबद जो था वो ठीक बीच से उसमें गड्ढा था। यानी उस पॉइंट पे आप समझिए कि हमारे पास शक्ति क्या है। और ये शक्ति जो है ये केवल भारतीय सशस्त्र सेनाओं की नहीं है। डीआरडीओ जिसने ये इक्विपमेंट बनाया, हमारी इसरो जिसने की 4 सैटेलाइट्स डेडिकेट किए, उन 4 डेडिकेटेड सैटेलाइट की मदद से हमारा नाविक सिस्टम काम करता है। नाविक सिस्टम का रेजोल्यूशन जो है वो 1 मीटर से कम है। यानी पिंकी जी, आपकी टेबल पर रखा हुआ ग्लास जो है वो भी नाविक सिस्टम जो है वो देख सकता है। अगर पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादी और उनके आका ये समझते हैं कि वो भारत की मारक शक्ति से बच सकते हैं,